प्यारे बच्चों, आपका महामाया क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस बार यूपी बोर्ड के बोर्ड परीक्षा में कक्षा 10वीं की सभी विषयों में, चाहे वो गणित हो, विज्ञान हो, सामाजिक विज्ञान हो, अंग्रेजी हो, इन सभी विषयों में 20-20 क्वेश्चन ऐसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इन सभी विषयों के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी कराने के लिए हम लोग जुटे हुए हैं और आप लोगों से अनुरोध है कि भैया आप अपने बोर्ड परीक्षा में अच्छे नंबर लाने के लिए हमारे इस महामाया क्लास चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़ें, जिससे कि आपकी अच्छी से अच्छी तैयारी हो सके। आज हम लोग भौतिक विज्ञान के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें भौतिक विज्ञान का पहला पार्ट है प्रकाश तथा परावर्तन के बारे में, और जिसमें पहला प्रश्न है कि अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का सीधा व बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए उसे कहाँ रखना होगा। ठीक है, देखिए यही प्रश्न है कि अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का सीधा व बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए उसे कहाँ रखना होगा। तो उसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं: दर्पण के वक्रता केंद्र पर, दर्पण के फोकस बिंदु पर, दर्पण के वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच में, और दर्पण के ध्रुव तथा उसके फोकस बिंदु के बीच में। तो हमारा सही ऑप्शन होगा बिंदु डी। जैसे कि इसमें क्या होगा, दर्पण के ध्रुव और उसके फोकस के बीच अगर वस्तु को रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कैसा होगा, वस्तु से बड़ा व सीधा बनेगा और आभासी होगा। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। ठीक है, समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो कैसी होती है, अनंत पर होती है। समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वह अनंत पर होती है। अब चलते हैं इसी क्रम में अगले प्रश्न में, प्रश्न नंबर 3, जिसमें दिया गया है कि अवतल दर्पण के फोकस और वक्रता केंद्र के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण के फोकस और वक्रता केंद्र के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, जिसमें ऑप्शन दिया गया है उल्टा, आभासी, बड़ा। बी है उल्टा, वास्तविक, बड़ा। सी है सीधा, आभासी, बड़ा। और डी है उल्टा, वास्तविक, छोटा। तो अवतल दर्पण के फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, जैसे ये बन जाएगा हमारा अवतल दर्पण, आप लोग बस ध्यान से देखते रहिए, जिसका नाम होगा M1 और M2। यह होगा मुख्य अक्ष, यह होगा ध्रुव P। और सवाल में कहा गया कि दर्पण मतलब फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, यह होगा फोकस, यह होगा वक्रता केंद्र। इन दोनों के बीच क्या रखी गई है, वस्तु रखी गई है, जिसका नाम होगा A व B। इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो प्रकाश किरण यहाँ जाएगी, दर्पण पड़ेगी, वो मुख्य फोकस से क्या होगी, होती हुई जाएगी। फिर यहाँ से मुख्य फोकस पर लाएंगे और जहाँ पर छेद करेगा वहीं बनेगा वस्तु, ये हो जाएगा B डैश और A डैश। यही है A डैश B डैश वस्तु का प्रतिबिंब। तो कैसा बना, प्रतिबिंब जो है उल्टा, वास्तविक और बड़ा बनता है, इसलिए हमारा ऑप्शन बी क्या होगा, सही होगा। अब चलते हैं इसी तरह क्रम में प्रश्न नंबर 4 पर। किसी अवतल दर्पण द्वारा आभासी, सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है, वस्तु की स्थिति होगी। पहला ऑप्शन दिया गया है ध्रुव व मुख्य फोकस के बीच, दूसरा है फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, तीसरा है वक्रता केंद्र पर, और चौथा दिया गया है वक्रता केंद्र से पीछे। इसमें हमारा सही ऑप्शन होगा ए, ध्रुव व मुख्य फोकस के बीच। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। अब प्रश्न नंबर 5 है, जिसमें आपको दिखाई दे रहा होगा कि संयुग्मी फोकस संभव है। संयुग्मी फोकस संभव है केवल उत्तल दर्पण में, अवतल दर्पण में, समतल दर्पण में और साधारण कांच। ठीक है, देखिए यह 2012 में पूछा भी गया है, तो इसका सही उत्तर होगा बी,
सही उत्तर होगा बी, अवतल दर्पण में। छठा प्रश्न है, फोकस दूरी व वक्रता केंद्र के बीच, मतलब फोकस दूरी व वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध बताइए। फोकस दूरी व वक्रता केंद्र के व वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध बताना है। तो जिसमें दिया गया है F इक्वल टू आर, F इक्वल टू 1/r, और C दिया गया है F बराबर r/2, और D बराबर दिया है F बराबर 2r। तो हमारा सही ऑप्शन होगा बिंदु C, F बराबर r/2। और सातवां प्रश्न है, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। अब देखिए दिया गया है कि वक्रता त्रिज्या r बराबर 12 सेंटीमीटर, तो फोकस दूरी यह बराबर क्वेश्चन मार्क। अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। तो F बराबर होता है r/2। तो r दिया गया है 12 और 2, तो 2 छक्के 12, तो हो जाएगा -6 सेंटीमीटर। क्या होगा, -6 सेंटीमीटर। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है A 12 सेंटीमीटर, B +6 सेंटीमीटर, C -24 सेंटीमीटर, और D दिया गया -6 सेंटीमीटर, जो यही होगा हमारा सही ऑप्शन। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 8 पर, जिसमें दिया गया है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी -10 सेंटीमीटर है, तब दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी। ठीक है, तब दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी। तो वक्रता त्रिज्या क्या होगी भाई, देखिए यह बराबर क्या होता है, मतलब वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या r, और क्या होता है 2f, क्या होता है 2f होता है। वक्रता त्रिज्या हमेशा फोकस दूरी की दोगुनी होती है, जिसमें दिया गया है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी -10 सेंटीमीटर है, तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी, इसकी दोगुनी होगी, इसकी दोगुनी होगी, तो -20 सेंटीमीटर होगा, जिसमें सही ऑप्शन होगा मेरा बी। ठीक है, अब लोग चलते हैं अगले प्रश्न में, 9वां प्रश्न, जिसमें दिया गया है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। क्या दिया गया है भैया, फिर से देखिए, थोड़ा गलती हो गया। इसमें दिया गया है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, दर्पण के उत्तल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। वक्रता त्रिज्या ज्ञात करना है, तो वही r बराबर क्या होगा 2f होगा, जिसमें ये भी 10 दिया गया है, तो जाएगा 10, मतलब 2 गुणे 10 अर्थात 20 सेंटीमीटर। तो पहला ऑप्शन है 5 सेंटीमीटर, दूसरा ऑप्शन है 10 सेंटीमीटर, तीसरा है 15 सेंटीमीटर, चौथा दिया गया है 20 सेंटीमीटर। तो इसमें सही होगा 20 सेंटीमीटर। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 10 की तरफ, जिसमें दिया गया है किसी 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, किसी 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने, किसी 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखी है, तो वस्तु का प्रतिबिंब होगा। तो क्या निकालेंगे, वस्तु का प्रतिबिंब कैसा होगा, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, आरेख बनाकर स्पष्ट करेंगे कि एक वस्तु का, देखिए ये एक अवतल दर्पण है, ध्यान से देखिएगा, यह एक अवतल दर्पण है, ये होगा M1, ये हो जाएगा M2, ये हो गया मुख्य अक्ष, ये हो गया ध्रुव P। अब इसमें फोकस दूरी यह बराबर दिया गया है 10 सेंटीमीटर, तो ये ऋण में होगा। तो देखिए यह F है, यह C होगा। ठीक, अब कोई वस्तु है भाई, कहाँ रखी गई है, अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर यहाँ पर रखी गई होगी, वक्रता त्रिज्या पर, क्योंकि ये 10 सेंटीमीटर का है, तो वस्तु यहाँ रखी गई होगी। अब इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्रता, देखिए यहाँ बनेगा वस्तु। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जब वस्तु कहाँ रखी गई हो, जब वस्तु वक्रता त्रिज्या पर
या वक्रता केंद्र पर रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है, वस्तु के बराबर बनता है, उल्टा बनता है और वास्तविक होगा। तो सही ऑप्शन कौन होगा? तो चलेंगे देखें। पहला दिया है दर्पण के पीछे बनेगा, ये बिल्कुल गलत। दर्पण तथा फोकस के बीच बनेगा, ये भी गलत। फोकस पर बनेगा, ये भी गलत। और तो सही कौन होगा? डी, दर्पण के वक्रता केंद्र पर बनेगा, जहां की यह कैसा होगा? उल्टा होगा और वास्तविक होगा तथा वस्तु के बराबर होगा। अगला चलते हैं प्रश्न नंबर 11 पे। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है। उत्तल दर्पण की त्रिज्या होगी। अब देखिए भाई, वही प्रश्न बार बार रिपीट कर रहा है उसी तरह का। फोकस दूरी दिया गया है तो हो गया F बराबर R/2। उत्तल दर्पण है तो इसकी फोकस दूरी कितनी दी गई है? तो यहाँ देखिए F बराबर R/2 तो जाएगा R बराबर 2F। तो फोकस दूरी गया 12 तो जाएगा 12 गुणे 2 अर्थात 24 सेंटीमीटर। तो सही ऑप्शन होगा डी, 24 सेंटीमीटर के। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 12 पे। प्रश्न नंबर 12 दिया गया है, किसी दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब सदैव वस्तु से छोटा, किसी दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब सदैव वस्तु से छोटा, सीधा व काल्पनिक बनता है तो दर्पण कैसा होगा? ऑप्शन दिया है समतल दर्पण, बी उत्तल दर्पण, सी अवतल दर्पण और डी किसी में भी नहीं। तो 12वां का हमारा सही ऑप्शन होगा बी उत्तल दर्पण, यही होगा हमारा सही। क्योंकि उत्तल दर्पण में वस्तु चाहे जहां पर भी स्थित हो उसका प्रतिबिंब सदैव वस्तु से छोटा, सीधा व काल्पनिक बनता है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 13 पे। किसी दृष्टि क्षेत्र किसका, देखिए इसमें 13वां दिया गया है कि किसका दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है, किसका दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है। ठीक है, जिसमें है एक समतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण, तीसरा अवतल दर्पण, चौथा उत्तल लेंस। तो इसमें सही ऑप्शन होगा हमारा उत्तल दर्पण, जो बी वाला होगा वही सही ऑप्शन होगा। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि उत्तल दर्पण का जो दृष्टि क्षेत्र होता है वो सबसे अधिक होता है। और 14वां प्रश्न में चलते हैं। दो माध्यमों के सीमा पृष्ठ पर एक प्रकाश किरण लंबवत आपतित होती है तो अपवर्तन कोण होगा। ठीक है, दो माध्यमों के सीमा पृष्ठ पर एक प्रकाश किरण लंबवत आपतित होती है, ठीक एकदम समकोण बनाते हुए गिरेगी, कुछ इस तरह से, जैसे इधर माध्यम हो गया सघन और इधर का माध्यम हो गया विरल। ठीक है, जब माध्यम सघन से विरल में या विरल से सघन में प्रवेश करती है और वो भी कैसे? ठीक अभिलंबवत, तो इसका अपवर्तन कितना होगा? शून्य होगा। तो अपवर्तन क्या होगा? शून्य, क्योंकि वह जो प्रकाश किरण होगी वो सीधी चली जाएगी। इसलिए ऑप्शन सही होगा मेरा ए, शून्य अंश। अब लास्ट है 15वां प्रश्न। यदि आपतन कोण 42 अंश तथा अपवर्तन कोण 30 अंश हो, यदि आपतन कोण 42 अंश तथा अपवर्तन कोण 30 अंश हो तब अपवर्तित किरण क्या होगी? विचलित होगी। इसमें कौन सा सही होगा? आप लोग गेस करिए। जिसमें दिया गया है पहला 12 अंश, दूसरा 72 अंश, तीसरा 14 अंश और डी वाला ऑप्शन है साइन 42 अंश बटे साइन 30 अंश। तो मैक्सिमम विचलन कोण कौन सा होगा? 12 अंश होगा, दोनों किरणों के बीच। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, जिसमें दिया है 16वां प्रश्न है। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का आवर्धन होता है। ठीक है, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का आवर्धन होता है तो इसमें मैक्सिमम होगा ए, कितना होगा? 1, एक से ज्यादा नहीं होता, क्योंकि समतल दर्पण का प्रतिबिंब कैसा बनता है? सीधा और एकदम क्या बनता है? उल्टा और वस्तु के बराबर बनता है।
17वां प्रश्न है, यदि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/4 हो, यदि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 हो तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक होगा। ठीक है, फिर से देखिए, यदि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 हो तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक होगा 2/3। ठीक है, कितना होगा? 2/3 होगा। हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 18 पे। कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है, कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है तो 4 ऑप्शन दिया गया है, लाल रंग के लिए, बी बैगनी रंग के लिए, सी हरे रंग के लिए, डी पीले रंग के लिए। तो सही उत्तर होगा हमारा बैगनी रंग के लिए। ठीक है, बैगनी रंग के लिए कांच का अपवर्तनांक क्या होता है? सबसे अधिकतम होता है। अगला प्रश्न है 19वां, अनंत एवं उत्तल दर्पण के ध्रुव के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ और किस प्रकृति का होगा? अनंत एवं उत्तल दर्पण के ध्रुव के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ और किस प्रकृति का होगा? तो इसमें ऑप्शन दिया गया है, दर्पण के पीछे, ध्रुव एवं फोकस के बीच, आभासी एवं सीधा। दूसरा ऑप्शन है दर्पण के पीछे, ध्रुव एवं मुख्य फोकस के बीच, आभासी एवं उल्टा। और तीसरा ऑप्शन है दर्पण के सामने, आभासी वास्तविक एवं सीधा। और डी दिया गया है दर्पण के सामने, आभासी, सीधा एवं मुख्य फोकस पर। तो सही ऑप्शन होगा हमारा बी। सही ऑप्शन होगा, क्योंकि आभासी एवं उल्टा नहीं बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा। ठीक है, आभासी एवं सीधा बनेगा, तो सही ऑप्शन होगा हमारा ए, दर्पण के पीछे, आभासी एवं सीधा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 20 पे। वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। तो 3/2 अपवर्तनांक वाले कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अब क्या करना, ज्ञात करना है, प्रकाश की चाल ज्ञात करना है। तो इसमें सही ऑप्शन कौन सा होगा? सही ऑप्शन होगा हमारा ए, 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। इसको हम लोग हल करके भी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, उसी तरह आगे चलते हैं 21वें प्रश्न में। वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। जल में 20 मीटर प्रति कितना, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। जल में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। तो जल में प्रकाश की चाल ज्ञात करने के लिए ऑप्शन दिया गया है 2.24 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, 4 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, और डी ऑप्शन दिया गया है 2.55 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो यह प्रश्न 2015 में भी पूछा गया है। तो सही ऑप्शन होगा हमारा ए, 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 22 पे, जिसमें प्रश्न दिया गया है वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है, जबकि एक पदार्थ में इसकी चाल 1.5 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। तो पदार्थ का अपवर्तनांक होगा, तो पदार्थ का अपवर्तनांक होगा, तो क्या लिखेंगे? देखिए भाई, तो पदार्थ का अपवर्तनांक बराबर, पदार्थ का अपवर्तनांक बराबर क्या हो जाएगा? वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ 2 × 1.5 × 10⁸। जब इसको सॉल्व करेंगे तो जाएगा 2, कितना आएगा? 2। तो सही ऑप्शन होगा हमारा डी, 2। ठीक है, 23वां प्रश्न है वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक क्रमशः, वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 तथा 3/2 है। तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक होगा, तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक होगा कौन सा? 3/2 भागे 4/3।
यही होगा जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो सही ऑप्शन होगा हमारा कौन सा, डी ऑप्शन सही होगा, 3/2 भागे 4/3। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 24 पे, जिसमें दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है या किया जा सकता है या किया जाता है। पहला ऑप्शन दिया गया है जल, दूसरा ऑप्शन दिया गया है कांच, तीसरा ऑप्शन दिया गया है प्लास्टिक और चौथा ऑप्शन दिया गया इनमें से सभी। तो हम देखिए कई बार जल का भी लेंस बना सकते हैं, कांच का भी बना सकते हैं और प्लास्टिक का भी बना सकते हैं, इसलिए सही ऑप्शन होगा डी। इनमें से चारों सही होंगे, मतलब तीनों सही होंगे, जिससे कि हम प्रकाश के लिए एक लेंस का निर्माण कर सके। ठीक है, अब इसी के साथ हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 25 की ओर। और 25वां प्रश्न है, किसी उत्तल लेंस के प्रकाशीय केंद्र तथा फोकस के बीच स्थित वस्तु का लेंस। ठीक है, उत्तल लेंस के प्रकाशीय केंद्र तथा फोकस के बीच स्थित वस्तु का लेंस द्वारा प्रतिबिंब कैसा होगा। अब उत्तल लेंस है, प्रकाशीय केंद्र तथा फोकस के बीच स्थित वस्तु है। ठीक है, प्रकाशीय केंद्र तथा, देखिए इसको चित्र बनाकर समझते हैं, यह हमारा क्या है, लेंस है, ये हमारा क्या है, लेंस है। अब इस लेंस के, ये क्या बन गया, मुख्य अक्ष, ये प्रकाशीय केंद्र है, ये लेंस है, ये होगा F1, ये हो जाएगा 2F1 और हो जाएगा F2, हो जाएगा 2F2। अब कहा जा रहा है कि उत्तल लेंस के प्रकाशीय केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच, अब यहाँ पर रखी गई है वस्तु जिसका नाम है A और B। अब इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो प्रकाश किरण यहाँ से चलेगा और इसे मुख्य फोकस पर मोड़ देगा। ठीक है, ये मुख्य फोकस से मोड़ देगा, मोड़ने के बाद अब दूसरा इसके प्रकाशीय केंद्र से चलेगा इधर की ओर। अब इन दोनों कहीं भी, दोनों आगे बढ़ाने पर कहीं प्रच्छेद करेंगे नहीं, तो इसे लेंस के वस्तु के पीछे बढ़ाएंगे। जब वस्तु के पीछे बढ़ाएंगे तो दोनों क्या करेंगे, किसी एक बिंदु पर छेद करेंगे, जिससे मिलाने पर वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा, जो जाएगा A' और B'। ठीक है, तो 25वां का ऑप्शन होगा कौन सा सही होगा ऑप्शन, देखिए ध्यान से पहले, अगर वस्तु, मतलब उत्तल लेंस के सामने अगर वस्तु मुख्य फोकस तथा प्रकाशीय केंद्र के बीच रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब वस्तु के ही ओर आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनता है। ठीक है, आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनता है, तो हमारा पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा कि आभासी, बड़ा व सीधा होता है। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 26 पे, किसी उत्तल लेंस से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा और सीधा बनता है। किसी उत्तल लेंस से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा और सीधा बनता है जबकि वस्तु को रखा जाए। अब वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा और सीधा कब बनेगा, जब अनंत था, हाँ क्या कह रहा है सवाल, फिर ध्यान रखिए, जब किसी उत्तल लेंस से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा और सीधा बनता है जबकि वस्तु को रखा जाए, जिसमें पहला ऑप्शन दिया गया है लेंस के फोकस तथा फोकस दूरी की दुगनी दूरी के बीच, दूसरा लेंस से उसकी फोकस दूरी की दुगनी दूरी से अधिक दूरी पर, तीसरा लेंस के फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच में, और चौथा ऑप्शन दिया गया है लेंस से उसकी फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर। तो सही ऑप्शन होगा मेरा कौन सा, सी ऑप्शन सही होगा। अभी इसको पहले ही बताया गया 25वें प्रश्न में कि अगर वस्तु उत्तल लेंस के सामने अगर वस्तु प्रकाशीय केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच रखी जाए तो उसका प्रतिबिंब बड़ा, सीधा तथा आभासी बनता है। ठीक वही ऑप्शन ये भी पूछा गया था, बस तरीका बदला हुआ था। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 27 पर। एक वस्तु उत्तल लेंस के सामने दुगनी फोकस दूरी पर रखी है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, दुगनी फोकस दूरी पर रखी है तो लेंस से उसका प्रतिबिंब बनेगा, तो यह इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, 2F सही होगा।
जिसमें बी ऑप्शन सही कर देंगे 2f दूरी पर। इसको भी बनाकर हम लोग देख सकते हैं। जैसे यह हमारा क्या है, एक उत्तल लेंस है, ठीक है। यह क्या है, एक उत्तल लेंस, प्रकाशीय केंद्र, यह होगा f1, ये हो जाएगा 2f1, ये हो जाएगा f2 और ये हो जाएगा 2f2। अब वस्तु कहाँ रखी गई है, यहाँ पर। वस्तु यहाँ पर रखी गई है तो जाएगा यहाँ और मुख्य फोकस से मिलता हुआ जाएगा, फिर ये यहाँ, और जहाँ काटेगा वहीं बनेगा वस्तु का प्रतिबिंब। ये होगा ए बी। तो इससे स्पष्ट होता है कि यदि वस्तु दुगनी फोकस दूरी पर स्थित होगी तो उसका प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर दुगनी फोकस दूरी पर ही वस्तु के बराबर उल्टा व वास्तविक बनेगा। ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 28 पे। प्रश्न नंबर 28 पर ये देखिए, ये भी 11वां भी, ये भी प्रश्न 27वां भी कई बार पूछा गया है, 16 में आया है, 11 में आया है। 28 पे चलते हैं। उत्तल लेंस से किसी वस्तु का वास्तविक, उल्टा एवं बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखना चाहिए, ठीक है। यही कह रहा है ना कि उत्तल लेंस से किसी वस्तु का वास्तविक एवं उल्टा एवं बड़ा प्रतिबिंब बनाना हो तो वस्तु को कहाँ रखना चाहिए। तो लेंस के फोकस पर तो रखेंगे नहीं, लेंस के दुगनी फोकस दूरी पर भी नहीं रखेंगे, तो वस्तु को कहाँ रखा जाएगा, लेंस से फोकस तथा दुगनी फोकस दूरी के बीच रखा जाएगा, जिससे कि उसका वास्तविक, उल्टा व बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त हो सके। तुम्हारा सी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। अब